BEE में अपन कपलिंग देख रहे थे। में हमने म्यूचुअली कपल्ड EMF देखे थे। तो म्यूचुअली जब कपल्ड होता है, जब दो कॉइल्स हैं उसको म्यूचुअली हम कपल्ड करते हैं। सपोज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में बताते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये डिसाइड करता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। तो कोई भी दो जो कॉइल्स है जो दोनों आपस में म्यूचुअली कपल्ड है और उन दोनों कॉइल के बीच में अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पता है तो कितने अमाउंट में कोई भी फ्लक्स है वो एक कॉइल से दूसरे कॉइल या फिर दूसरे कॉइल से फर्स्ट कॉइल में लिंक करेंगे, उसकी लिंकिंग की जो वैल्यू है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। मतलब एक कॉइल से दूसरे कॉइल में फ्लक्स है वो कितनी अमाउंट में लिंक कर रहा है, पास हो रहा है, उसकी वैल्यू को जो बताता है वही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो सपोज मैं अपने तरफ से दो कॉइल बना देता हूँ। मान लिया जाए एक कॉइल है, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग है, ये सपोज ये वाउंड हुआ है। सपोज यहाँ पर एक अनदर कॉइल बना देता हूँ। सपोज इस कॉइल में वाइंडिंग है वो इस टाइप से है, ठीक है। इस वाइंडिंग में फ्लक्स फ्लो हो रहा है, मान लिया जाए आई, ठीक है। फ्लक्स फ्लो हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स है वो कितने अमाउंट में इसमें लिंक करेगा, इससे जनरेटेड जो फ्लक्स है वो इसको लिंक करेंगे, इससे जनरेटेड फ्लक्स है वो इसको लिंक करेगा। सपोज ये कॉइल ए है, ये कॉइल क्या है आपका? बी है, ठीक है। सपोज कॉइल ए, ये दोनों कॉइल्स है, इन दोनों कॉइल्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। सपोज दोनों कॉइल की लेंथ है उसको क्या मान लेता हूँ? एल मान लेता हूँ। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स है इस फर्स्ट कॉइल एल की वो N1 है, सेकेंड कॉइल बी है उसकी टर्न है वो क्या है? N2 मान लिया, ठीक है। सपोज दोनों जो कॉइल्स है वो सेम मटेरियल्स का बना है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों कॉइल की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। सपोज फर्स्ट वाले कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, सेकेंड वाले कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपका? N2 है, ठीक है। दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों की लेंथ को सेम लिया, सिर्फ और सिर्फ दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने डिफरेंट लिया है। फर्स्ट वाले कॉइल ए की नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंड वाली कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपका? N2 है। क्लियर हुआ? तो सपोज फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट I1 है, सेकेंड कॉइल में फ्लोइंग करंट को अगर मैं अपने तरफ से क्या मान लिया? I2, तो इसमें फ्लोइंग करंट को I1 मान लेता हूँ, इसके फ्लोइंग करंट को क्या मान लिया? I2। यहाँ पर दोनों जो कॉइल्स है वो एक दूसरे के पास रखा हुआ है, तो फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण उसमें फ्लक्स है वो φ1 प्रोड्यूस होगा। सपोज फर्स्ट कॉइल ए में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है φ1, सेकेंड कॉइल में I2 करंट के फ्लो होने से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है क्या है? φ2। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मान लिया जाए दो कॉइल्स है, एक को कॉइल ए माना, दूसरे को कॉइल बी माना। सपोज दोनों जो कॉइल है आपस में म्यूचुअली क्या है? कपल्ड है, ठीक है। म्यूचुअली कपल्ड है। फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट को मैंने I1 माना है। सपोज I1 करंट के फ्लो होने से फर्स्ट कॉइल ए में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसको मैं φ1 माना। सपोज सेकेंड करंट कॉइल बी है, कॉइल बी में फ्लोइंग करंट है वो I2 है, और उस I2 करंट के फ्लो होने के कारण सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स को मैंने क्या मान लिया? φ2 मान लिया। तो उस कॉइल बी से जनरेटेड जो फ्लक्स है वो कॉइल ए को लिंक करेगा, कॉइल ए को पास करेगा। कॉइल ए से जनरेटेड फ्लक्स का कुछ पोर्शन है वो कॉइल बी को लिंक करेगा, और दोनों कॉइल के बीच में सपोज म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को क्या मान लिया? मैं एम मान लिया। सपोज एम क्या है आपका? सपोज एम इज क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। फर्स्ट कॉइल की इंडक्टेंस को मैं L1 मान लेता हूँ, सेल्फ इंडक्शन को। सेकेंड कॉइल की इंडक्टेंस को मैं क्या मान लिया? कॉइल बी की इंडक्टेंस को L2 मान लिया। क्लियर हुआ? तो फ्लक्स φ1 है वो प्रोड्यूस होता है कॉइल ए में ड्यू टू फ्लोइंग करंट I1, ठीक है। सो flux phi1 is produced, flux phi1 is produced in coil A due to flow of current
I1 इन कॉइल ए। क्लियर हुआ? तो कॉइल ए में करंट I1 के फ्लो होने से उसमें फ्लक्स φ1 है वो क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स होगा φ1 इक्वल टू क्या होगा? हम स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू होता है MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। MMF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड फ्लोइंग करेंट। तो उसकी फ्लोइंग करेंट है वो I1 है और उसकी नंबर ऑफ टर्न क्या है फर्स्ट कॉइल का? N1। तो N1 इंटू I1 हो जाएगा, ये MMF हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का हमने डेरिवेशन किया था, तो लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होगा? म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू क्या होता है? ए। यहाँ पर म्यू ज़ीरो है वो क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है जो कि कांस्टेंट पैरामीटर होता है। म्यू आर है वो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है जो कि उस कॉइल की मीडियम पर डिपेंड करता है। ए उस कॉइल की, उस मैग्नेटिक सर्किट की क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल ए में I1 करंट का फ्लो हुआ, I1 के फ्लो होने से उसमें φ1 प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस्ड फ्लक्स φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए। इतना वाला पैरामीटर को हम रिलक्टेंस बोलते हैं, इतने को MMF बोलते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब ये फ्लक्स φ1 जो है वो I1 करंट के फ्लो होने से प्रोड्यूस हुआ। आप सबको पता है और स्टेट ने बोला था कि जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट के कारण उस कंडक्टर में ऑलवेज एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। उस जनरेटेड जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? इसमें φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। φ1 जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है वो अपने नाइबर कॉइल सेकेंड कॉइल बी को लिंकिंग करता है। सपोज लिंकिंग फ्रैक्शन K1 ऑफ दिस फ्लक्स, सपोज a fraction K1 of this flux is linked with coil B। मैंने क्या बोला? फर्स्ट कॉइल ए में I1 करंट फ्लो हुआ, I1 करंट का फ्लो होने से फर्स्ट कॉइल ए में φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब मैं यहाँ पर एजम्पशन कर रहा हूँ कि सपोज इस φ1 फ्लक्स का, ये φ1 तो उस कॉइल ए में प्रोड्यूस हुआ है, तो सपोज इस फ्लक्स φ1 का K1 फ्रैक्शन परसेंटेज भाग, तो K1 फ्रैक्शन जो है K1 पोर्शन, φ1 का K1 पोर्शन, मान लीजिए K1 की वैल्यू है वो 20% है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लक्स φ1 जो कॉइल ए में प्रोड्यूस हुआ है, उस कॉइल ए में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है φ1 का 20% है वो कॉइल बी में लिंक करेगा, कॉइल बी से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो K1 इज नथिंग बट हियर K1 इज फ्रैक्शन और पोर्शन और परसेंटेज। सो K1 परसेंटेज ऑफ φ1 इज लिंकिंग टू कॉइल बी। ठीक है, तो कॉइल ए से जो φ1 प्रोड्यूस हुआ है, उस φ1 प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसका क्या K1 कितना पोर्शन है वो कॉइल बी को लिंक करता है? K1 पोर्शन। तो कॉइल बी को लिंकिंग जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? K1 इंटू क्या हो जाएगा? φ1। तो φ1 का K1 भाग है वो कॉइल बी को क्या करता है? लिंक करता है। देन तो दोनों के बीच में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण सेकेंड कॉइल में इंडक्शन होना म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर मैं क्या मान हूँ? M माना हूँ, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 इंटू φ1, उसमें फ्लक्स लिंकिंग फ्लक्स की वैल्यू इंटू सेकेंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई ये फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? I1 के कारण। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है M इक्वल टू φ इंटू N2 डिवाइडेड बाई I1। तो इस I1 के कारण φ1 प्रोड्यूस
फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, इस φ1 का K1 परसेंटेज है वो सेकेंड कॉइल N2 को क्या कर रहा था, लिंक कर। तो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स के कारण सेकेंड कॉइल में फ्लक्स का लिंकिंग होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, और उस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इंड्यूस्ड इंडक्टेंस है वो m इक्वल टू K1 इंटू φ1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर φ1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हम φ1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू N2 डिवाइडेड बाई I1 इंटू φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इंटू N1 होल डिवाइडेड बाई μ0 μr इंटू क्या हो जाएगा, A। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस K इंटू क्या हो जाएंगे, N1 और ये N2 होल डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई μ0 μr इंटू क्या हो जाएगा, A। ये हो जाएंगे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये K लिख दिया हूँ, सॉरी ये K1 है, K1 अमाउंट का फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स कॉइल ए में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ φ1, उस φ1 का K1 परसेंटेज है, K1 फ्रैक्शन है, K1 पोर्शन है, वो कॉइल बी को लिंक किया। और K1 की वैल्यू 100% हो सकता है, बट K1 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, एक से के बराबर या फिर एक से ही कम होंगे। मतलब मैक्सिमम 100% ही फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल से सेकेंड कॉइल को लिंक कर सकता है, बट 100% फ्लक्स है वो लिंक नहीं कर पाता। ऑलवेज K1 की वैल्यू लेस देन क्या होगा, 1 होंगे, दैट मीन्स 100% से कम होगा। क्लियर हुआ। अब चलो हम सेकेंड कॉइल के कारण देखते हैं। तो आप सबको पता है कि मैंने एजम्पशन किया कि सेकेंड कॉइल में I2 करंट का फ्लो हो रहा है, तो फ्लोइंग करंट I2 के कारण सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स, सो सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली द फ्लोइंग करंट I2 द फ्लोइंग करंट I2 flowing current I2 produces flux phi2 in coil B, ठीक है। तो कॉइल बी में फ्लोइंग करंट को मैं I2 माना हूँ, तो जैसे ही कॉइल बी में I2 करंट का फ्लो होगा, उस फ्लोइंग करंट I2 के कारण सेकेंड कॉइल है उसमें कॉइल बी में फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसको गिवन दिया जा सकता है φ2 इक्वल टू क्या होगा, अगर फ्लक्स है इक्वल टू MMF, तो सेकेंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न N2, उसकी कॉइल है वो I2, ये पूरा MMF हो गया, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस इक्वल टू L डिवाइडेड बाय μ0 μr इंटू A, ठीक है। तो मैं उसकी सेकेंड कॉइल की भी लेंथ को मैं L ही माना हूँ, सेकेंड कॉइल को भी मैंने सेम मटेरियल से ही माना है, सेकेंड कॉइल है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी माना। तो सपोज दी बोथ कॉइल्स A and B आर इन आइडेंटिकल नेचर एक्सेप्शन ऑफ नंबर ऑफ टर्न। सपोज दोनों कंप्लीट आइडेंटिकल है, दोनों सेम मटेरियल से बना है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने क्या लिया है, डिफरेंट लिया। तो सेकेंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न N2, उसमें फ्लोइंग करंट I2, तो उसकी MMF ये हो जाएगा और इसकी रिलक्टेंस ये, तो MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स φ2 है वो I2 के कारण सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। अब सेकेंड कॉइल B में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स φ2 का K2%, सपोज अ फ्रैक्शन ऑफ K2, सपोज अब ये φ2 ने सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, तो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो सपोज φ2 जो फ्लक्स है उसका K2 पोर्शन, सपोज
suppose a fraction K2 of this flux that means K2 इंटू फाई टू का K2 भाग K2 अगेन यहाँ पर लेस देन 1 है। अगर बोला जाए तो इसको हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि सेकेंड कॉइल में I2 के कारण फाई2 प्रोड्यूस हुआ और उस फाई2 का K2 भाग मतलब परसेंटेज। सपोज अगर K2 इक्वल टू 20 है तो सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का 20% है वो फर्स्ट कॉइल ए को लिंक करेगा। K2 इन दैट मीन्स K2 इंटू फाई2 इज लिंक्ड विथ कॉइल ए को क्या करता है, लिंक करता है। देन दोनों के बीच म्यूचुअली इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये K2 इंटू फाई2 मतलब सेकेंड कॉइल बी के कारण प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स होगा उस प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का K2 जो पोर्शन है वो फर्स्ट कॉइल ए को क्या करेगा, लिंक करेगा। K2 इंटू फाई2 इंटू क्या हो जाएगा, ये N1 फर्स्ट कॉइल को लिंक करेंगे तो इसका जिसको लिंक कर रहा है उसकी नंबर ऑफ टर्न है वो काउंट होता है। तो इसका एन फर्स्ट कॉइल को लिंक कर रहे हैं डिवाइडेड बाय ये फाई2 फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, I2 के कारण। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसको हम 4 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 5। तो इस चौथे नंबर से फाई2 की वैल्यू को 5वें नंबर, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से फाई2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 आप फाई2 की वैल्यू रख दे इसमें तो N2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू R इंटू ए। फाई2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये फाई2 नहीं होगा, M होगा। फाई2 की वैल्यू रख दिया, N2 क्या होगा, ये K2 इंटू N1 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, I2। तो मैंने इक्वेशन नंबर 5 में फाई2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 से रखा। ये इक्वेशन फ्लक्स का स्टैंडर्ड रिलेशन है ना, फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डायरेक्टली लिया। ठीक है, ये आपका I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 इंटू ये K2 होगा होल डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू R इंटू ए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब K2 N1 N2 है, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ L डिवाइडेड बाई म्यू R इन ए। तो ये सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिए, इसको 6 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 मतलब फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। जब फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल में लिंक किया, अभी हमने सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल में लिंक किया, तब मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। मैंने दोनों ही केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को M ही लिया है कि सपोज दोनों मतलब उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सेम है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 3 और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 3 और 6, ये आपका 3 है, ये 3 है, 3 का लेफ्ट M है और ये आपका 6 है, 6 का भी लेफ्ट M है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट इंटू लेफ्ट राइट इंटू राइट होंगे तो M इंटू M का क्या होगा, M स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक का है वो आपका K1 इंटू N1 इंटू डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई म्यू R इंटू ए, एक हुआ। दूसरा है आपका K2 N1 इंटू N2 राइट साइड K1 N1 इंटू N2
L डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू क्या होगा ए। तो मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया, तो एम स्क्वायर हो गया, ये K1 इंटू के टू, तो K1 इंटू के टू होगा, और ये N1 इंटू N2, तो N1 का स्क्वायर होगा, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, L डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए एन स्क्वायर इंटू क्या होगा N2 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए होगा। तो लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया। K1 K2 कांस्टेंट है। अब देखो मैंने एक दिन आप लोग को इतना ये ऐसा चीज़ डिराइव करके बताया था, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए। देखने से ये पता चल जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, K1 इंटू के टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एल। ये होगा फर्स्ट नंबर के कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली N2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए। इसको देखने से ये पता चल जा रहा है कि एक्चुअल में ये जो है वो सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2। फाइनली अगर मैं इसको देखूंगा तो m इक्वल टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, सो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू के टू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकता हूँ फिर मैं L1 इंटू क्या होगा ये L2, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट K1 इंटू के टू अंडर रूट L1 इंटू L2, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है यहाँ पर, सिंपल स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर और तो यहाँ पर अंडर रूट K1 इंटू के टू को मैं एक सिंपल कांस्टेंट अगर मान दूँ, सिंपल K मान दूँ, तो यही K फाइनली क्या हो जाएगा, M इक्वल टू ये क्या हो जाएगा K, और इंटू हो जाएगा ये L1 इंटू क्या होगा ये L2। चार मत समझना, ये L1 है, ये L1 इंटू क्या हो जाएगा L2। सो वेयर K इज कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर आपको निकालना है या फिर K निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय ए क्या हो जाएगा, L1 इंटू क्या हो जाएगा L2। तो ये एक्सप्रेशन है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है, रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन दिस टू कॉइल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इतना में उसकी मैक्सिमम पॉसिबल इंडक्टेंस वैल्यू है दोनों कॉइल का, और ये उसका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और दोनों की मैक्सिमम आपका इंडक्टेंस, दोनों का रेशियो, वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ही डिसाइड करता है कि फर्स्ट कॉइल से सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स जो होगा वो कितने अमाउंट में क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल से सेकेंड कॉइल में जो लिंक जो करेगा, उसकी लिंकिंग जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। और जनरली इस के की वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है। और इसका मतलब ये है कि के को हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर के की वैल्यू 50% है, मतलब समझ जाना कि एक कॉइल का 50% जो फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो एक कॉइल से फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल को लिंक कर रहा है, तो उसका 50% ही फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, इफ के इक्वल टू क्या होगा, 50% होगा। क्लियर हुआ। तो के की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर के की वैल्यू 0, इफ वैल्यू ऑफ के इज 0, इफ के इक्वल्स टू 0, देन अगर के की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स देयर इज नो एनी फ्लक्स लिंकेज बिटवीन दिस टू कॉइल्स, देन देयर इज नो एनी देयर इज नो एनी फ्लक्स linkage between these two coils, इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल ए और कॉइल बी कंप्लीटली आइसोलेटेड है,
कॉइल ए और कॉइल बी से, ना ही कॉइल ए से कोई फ्लक्स बी में लिंक कर रहा है और ना ही कॉइल बी से कोई फ्लक्स कॉइल ए में लिंक कर रहा है। तो ना ही ए से बी में कोई फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है और ना ही बी से ए में कोई फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है। तो अगर उसमें k की वैल्यू 0, इफ वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज बिटवीन दिस टू कॉइल्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फ्लक्स के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है। ठीक है। इफ k इक्वल टू 1, k की वैल्यू 0 से 1, इफ k इक्वल टू 1, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन है कि हियर k इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वेयर k इक्वल टू व्हाट, वेयर, यहाँ पर लिख सकता हूँ वेयर k इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट k1 इंटू k2। क्लियर हुआ। इफ k इक्वल टू 1 दैट में देन अगर k की वैल्यू 1 है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज k इक्वल्स टू 100%। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉइल से जनरेटेड जितना भी फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंड कॉइल को क्या कर रहा है, कंप्लीटली लिंक कर रहा है। या फिर ये बोल सकते हो कि k का वैल्यू अगर 1 है तो सेकेंड कॉइल से जो जनरेटेड जो फ्लक्स है वो कंप्लीटली फर्स्ट कॉइल को कंप्लीटली क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। दैट मीन्स दोनों जो कॉइल है एक दूसरे के क्लोजेस्ट है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, दैट मीन्स दोनों टाइटली कपल्ड है। ठीक है। तो k की वैल्यू 1 मतलब टाइटली कपल्ड है, बोथ आर क्लोज्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है, जस्ट पास में रखा हुआ है। अगर k की वैल्यू 1 है दैट मीन टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड की कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट कॉइल से जनरेटेड फ्लक्स है वो कंप्लीटली सेकेंड कॉइल को क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है। तो k की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होंगे, मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू 0 दैट मीन दोनों आइसोलेटेड है, दोनों कॉइल के बीच में कोई भी फ्लक्स लिंकेज है वो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हुआ। तो k इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्या है, टाइटली कपल्ड, बोथ आर टाइटली कपल्ड, मतलब फर्स्ट कॉइल से जनरेटेड जो फ्लक्स है कंप्लीट सेकेंड कॉइल को लिंक कर रहा है, या फिर सेकेंड कॉइल से जनरेटेड जो फ्लक्स है पूरा पूरा फर्स्ट कॉइल से होकर पास हो जा रहा है। तो k की वैल्यू 1 दैट मीन्स क्या होगा, टाइटली कपल्ड। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बेसिकली दो म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर या फिर कॉइल के बीच में फ्लक्स लिंकिंग रेट को डिसाइड करता है कि एक कॉइल से जो फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल में कितनी अमाउंट में लिंक कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक।